आज स्ट्रेंथ कम है आपके पास, ओनली 23 स्टूडेंट्स और ऑनलाइन और टेकिंग क्लास। व्हाट अबाउट अदर्स? लास्ट लेक्चर में भी यही स्ट्रेंथ थी? यस सर। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा मुजम्मिल, आपके पास कोई कम बैक स्टूडेंट है क्या? यस सर, एक है मेरे ख्याल से 46 रोल नंबर है, टर्म बैक। तो, तो वो आते हैं? अभी तक तो नहीं देखा मैंने उनको। आ रहे नहीं सर, क्लास? हमने भी नहीं देखा अभी तक। मेरी क्लास में नहीं है, किसी भी क्लास में नहीं है? किसी भी क्लास में नहीं है सर। अच्छा, बस पे ठीक है। सही। ओके, लेट्स स्टार्ट। बाकी सबको मैसेज कर दें, कोई ऐसा तो नहीं जिसको वो ना हो, मतलब लिंक नहीं मिल रहा हो, इजी है। अगर कोई इशू हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी। बस मिनट। ओके जी, लास्ट वीक वी हैव डिस्कस्ड about some things about environment safety and health। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था उसमें हैजर्ड्स की टाइप्स थी कुछ, और क्लासेस थी। हैजर्ड क्या होता है, व्हाट इज हैजर्ड, एंड हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स के बारे में स्टडी किया था। अच्छा, एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि देयर आर बेसिकली जो है वो कौन कौन से जो है वो रीजंस हैं हेल्थ सेफ्टी के हवाले से करने के लिए कि क्यों की जाती है। एक हमने स्टडी किया था मोरल रीजन, ठीक है, क्या होता है। दूसरा हमने स्टडी किया था कि भाई मोरल के बाद फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या होती हैं, ठीक है जी। और तीसरा था उसमें लेजिस्लेशन का, कि क्यों ज़रूरी है, इशू क्या है। तो जो लीगल रीजन था, लीगल रीजन या लेजिस्लेशन, उसके बारे में हम कहते हैं, हमने स्टडी किया था कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है एक, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो बनाई गई दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिसने क्या किया कि कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस के बारे में बात की, और दे सेट इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसमें जो हमने डिस्कस किया था कि इन 1981 द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन adopted द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, जिसको हम C155 भी कहते हैं, C155 ये कोड है इसका। दिस डिस्क्राइब्स द बेसिक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट बोथ द नेशनल लेवल एंड द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उसमें उन्होंने हर कंट्री के हिसाब से जो है वो, हर कंट्री के हिसाब से नहीं, एक जनरल पॉलिसी दी नेशनल लेवल पे कि वो क्या कंपनीज पॉलिसी फॉलो करेंगी, और उसके बाद इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे फॉलो करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 1981, जिसको कहते हैं R164। ये क्या सप्लीमेंट करता है कि सप्लीमेंट C155, जो पहले वाला इसका जो रूल था जो 1981 में किया था, प्रोवाइड्स मोर डिटेल्ड गाइडेंस ऑन हाउ टू कंप्लाई विद द पॉलिसीज ऑफ C155। ये जो R164 है, ये जो 1981 में जो है इन्होंने प्रोवाइड किया, ये मोर ज़्यादा डिटेल्ड गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि
कंपनी को कैसे कंप्लाई करना चाहिए विद द पॉलिसीज ऑफ C-155. In particular, it identifies obligations that might be placed on employers and employees in order to achieve the basic goal of a safe and healthy place of work. यानी कि इसमें दोनों के लिए प्रीडिफाइन किया गया कि एम्प्लॉयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोशल और फाइनेंस ऑब्लिगेशंस क्या हैं और एम्प्लॉयज की क्या है इन ऑर्डर टू अचीव द बेसिक गोल ऑफ अ सेफ एंड हेल्दी प्रैक्टिस ऑफ वर्क। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ कि मैनी कंट्रीज जो कि बिलोंग करती थी दैट बिलोंग टू द ILO हैव रेटिफाइड C-155 or and R-164 and have then legislated to put their requirements into the national और रीजनल लॉ। अच्छा, फिर उन्होंने जो जो कंट्रीज इनको यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने फिर जो है वो अडॉप्ट किया पॉलिसी को जो कि डिफाइन की गई C-155 में और R-164 में। और उसके बाद उन्होंने लेजिस्लेशन बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि भाई लोकल उसमें कौन कौन सी जो है कंपनीज हैं वो किस तरह काम करेंगे। In C-155 and R-164, there is a general recognition that most of the responsibility for ensuring good standards of health and safety at work lies in with the employer. इन दोनों रूल्स में जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो C-155 है और R-164 है इसमें क्या बताया गया कि मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग good standards of health and safety at work lies with the employer। यानी कि एम्प्लॉयर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है क्या करे कि एक ऐसा वर्क प्लेस जो है अपने एम्प्लॉयज को दे जो कि सेफ हो और वहाँ पे सेफ प्रैक्टिसेस हो सके और काम हो सके वर्क प्लेस पे। They also recognize that individual workers have responsibilities। अच्छा, तो द लीगल वर्डिंग वेरीज बिटवीन कंट्रीज। अच्छा ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन कौन सी है टू इंश्योर दैट द वर्क प्लेसेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड प्रोसेस अंडर their control are safe and without the risk of health। ये जो दो लॉज हैं ये क्या कहते हैं कि इसमें जो एम्प्लॉयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेक श्योर करना है कि जो भी वर्क प्लेस है इक्विपमेंट है मशीनरी है एंड अदर प्रोसेसेस जो पूरे कंप्लीट जब आप जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन हो रहे हैं इधर वो मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने के लिए जो है वो उसकी वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी फील्ड में काम कर रहे हैं ऑयल एंड गैस की या कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लें जो वर्क प्लेस है आपका बेसिकली वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो मशीनरी है या इक्विपमेंट है जिसमें आप काम करेंगे या जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो चीज़ें जो है बिल्कुल उसमें सेफ्टी के साथ काम किया जा रहा हो अंडर देयर कंट्रोल आर सेफ एंड विदाउट द रिस्क टू हेल्थ। उसके बाद जो एक और पॉइंट है टू इंश्योर दैट द केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड एजेंट्स अंडर देयर कंट्रोल आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ। आप जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आप देखने के जो है आप एक प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ कर जो अभी आप रिकवर कर रहे हैं बेसिकली वो सेंसिटिव केमिकल्स या आप कहने प्रोडक्ट है तो उसको हैंडलिंग का जो भी आप जब वो ज़मीन पे आ जाएगी तो उसमें जो है जब एक तो जब हमारे पास सरफेस पे आएगी तब उसकी जो और जब वो प्रोड्यूस होके किसी भी इक्विपमेंट में जाती है आपको पता है कि गैस आप अलग से ट्रीट करते हैं फिर आप लिक्विड जो है जो जाहिर सी बात है जो क्रूड ऑयल है आप उसको अलग तरीके से हैंडल करते हैं।
तो इनकी जो हैंडलिंग है जो वो प्रॉपर होनी चाहिए। एंड टू प्रोवाइड, जो इसका तीसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की, वो क्या है कि टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स और ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। और जो इसका तीसरा पॉइंट है कि वो क्या है कि आप इनफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है या पीपीज जिसे हम कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो प्रोवाइड करें टू प्रिवेंट किस चीज़ को, ताकि कोई भी हादसा खुदा ना खास्ता हो तो उसमें जो है वो बचत हो सके। अच्छा, जो आर्टिकल R164 है, दो बताए मैंने, कौन कौन से? एक है C155 जो पुराना है, और उसके बाद जो R164 है, R164 इज द न्यू वन। वो क्या कहता है बेसिकली, हम उसको और डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोवाइड वर्क प्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट एंड यूज वर्क मेथड्स विच आर सेफ एंड पोज नो रिस्क टू हेल्थ। ठीक है जी। ऐसा वर्क प्लेस और वर्क एनवायरनमेंट या इक्विपमेंट्स हों जो कि, और मेथड्स हों फॉलो किया जाए जो कि सेफ हो और जो उसमें कोई रिस्क ना हो टू हेल्थ। सेकंड पे आएगा इसका, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में जो है एम्प्लॉयर्स की मैंने थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई, उसी को और डिफाइन किया गया है। तो वो जो R164 में और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वही है, सिंपल उसको और एलोबरेट किया गया है। सो काइंडली लिसन। पहला मैंने आपको बताया कि वर्क प्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट एंड यूज ऑफ वर्क मेथड्स विच आर सेफ एंड पोस्ट नो रिस्क टू हेल्थ। सेकेंड इज टू प्रोवाइड appropriate instructions and training. थर्ड वन इज, जैसी बात है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी। ये वर्क सेफ वर्क प्रैक्टिसेस कौन सी है, और इक्विपमेंट हैंडलिंग कैसी है, या केमिकल्स हैंडलिंग कौन कैसे करनी है या क्या करना है, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग्स देनी चाहिए। नंबर थर्ड पे है प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन। उसके बाद ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग दे दी आपने, उस पर निगरानी भी करनी है, सुपरविजन भी होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई भी, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस है, आप एक दफ़ा में नहीं सीख सकते। ऐसी बात है, कुछ अरसे के लिए आपको चाहिए, ट्रेन करने पड़ते हैं पर्सन या पर्सनल, जिसके बाद वो फिर एलिजिबल होंगे या कि वो फिर वो काम कर सकें, इसीलिए आपको हर जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है। हेलो, आर यू पीपल लिसनिंग? सो तो नहीं ना सारे? यस आपको सर। पता है ना कि हर जगह पे ट्रेनिंग दी जाती है। कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो आपको ट्रेनिंग क्यों देते हैं? 6 मंथ्स की या 1 ईयर की प्रोबेशन पीरियड भी होता है। तो कभी किसी ने सोचा कि वो क्यों दी जाती है? हेलो। सर ऐसी सिचुएशंस के लिए दी जाती है ताकि सही से फिर वो उसके। देखिए, कोई भी खास तौर पे जो भी बंदा, एक तो न्यू अपॉइंटेड होगा किसी भी कंपनी में, उसके लिए भी प्रोबेशन पीरियड होता है 3 मंथ्स का, या फिर वो 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं। आप लोग जैसे देखते हैं कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है, इसमें नए नए हर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, फिर वो इंडक्शन होती है, फिर वो सारी एक प्रोसेस से गुजरते हैं। तो बेसिकली जो बिल्कुल रॉ, आप जैसे रॉ टैलेंट है, जैसे कि आप लोग हो गए सब, आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यू विल बी ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे। तो तो आप किसी भी इदारे में जाएंगे, किसी भी कंपनी में इन होंगे, तो उसका मकसद बेसिकली यही होगा कि वो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन किया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली एक रॉ टैलेंट को, जो यूनिवर्सिटी फ्रेशली ग्रेजुएट्स होते हैं, जो आपके, तो वो जब इंडस्ट्री में हायर होते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि वो एक साथ उन सबको ट्रेन किया जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ों में कुछ कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसी होती है कि वो कुछ किसी खास डिपार्टमेंट के लिए रखते हैं।
लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका ये होता है कि वो आपको हर 2 मंथ्स बाद स्विच करते हैं, बेसिकली जब आप खासतौर पर नए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। उससे ये होता है कि एक तो आपको हर डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो वर्किंग है वो पता चलती है कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट। और मैं समझता हूँ कि अब मेरी नज़र में ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी एम्प्लॉय आए उसको, जैसे अगर इंजीनियरिंग में आ रहा है तो उसको कम से कम तीनों डिपार्टमेंट्स का, या जो भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो उसमें कम से कम जो एम्प्लॉय नया है उसमें ये कि लोगों से इंटरेक्शन होता है बेसिकली डिफरेंट। क्योंकि आप वैसे जनरल तौर पे नहीं मिलते, आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप, क्योंकि आप अगर एक ही डिपार्टमेंट में बैठे रहेंगे तो आपको कंपनीज का दूसरा नहीं पता चलेगा कि भाई वो डिपार्टमेंट में कौन है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात एक पर्सन रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, पीआर बनानी पड़ती है, तो वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप अगर एक ही डिपार्टमेंट में मखसूस हैं तो आप निकले ही नहीं वहाँ से। आप जा रहे हैं, सुबह आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप काम कर रहे हैं और शाम तक आप वहीं बैठे हैं। तो वो वो इतना जो है वो आपकी ग्रोथ के लिए जो है वो फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर कंपनी के बारे में आपको डिफरेंट चंक्स मिल जाएंगे, जैसे जो अच्छी कंपनी से उनकी ये स्ट्रेटेजी होती है कि हर 2 महीने बाद जो है वो हर डिपार्टमेंट को शिफ्ट करते हैं शुरू में। 2 to 3 मंथ्स में होता है कि आप जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ के काम सीखते हैं कि भाई ये काम के जॉब, खासतौर पे आपको जेडीज पता चलती हैं कि भाई जो भी यहाँ इस डिपार्टमेंट में आपको एनवायरनमेंट में क्या काम हो रहा है। जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, किसी फील्ड पे आपको भेज दिया, या ड्रिलिंग साइट पे आपको जाहिर सी बातें जाना है, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपको लोगों कंपनीज में जो काम कर रहे हैं पर्सनल, उनके बारे में पता चलेगा। एक आपका आपको नॉलेज होगी कंपनी के बारे में कि आपके के कितनी डीप रूट्स हैं, और उसका जो काम करने का तरीका है, जो जो खासतौर पर वर्किंग एनवायरनमेंट है उस इंडस्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, वहाँ पे कौन कौन से किस किस्म के लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, कौन उसको लीड कर रहा है, किस डिपार्टमेंट को, उसमें सीनियर मैनेजर्स कौन कौन से हैं, या उसमें जो भी डायरेक्टर्स हैं या मैनेजिंग मतलब डिफरेंट किस्म के सीनियर मैनेजर्स हैं, तो उनका क्या रोल है, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो वो आपको कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छी पता चलती है कंपनी में। एक वर्किंग एनवायरनमेंट आपको आपको लोग जानने लगेंगे शुरू से ही। और मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप एक डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के उनसे इंटरेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन आप किसी हर डिपार्टमेंट में आपको कंपनी ने अगर विजिट करा होगा या फिर आप रहे होंगे कुछ अर्सा, तो उनसे उनकी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उससे ये फायदा होगा कि लॉन्ग टर्म में एक तो आप समझेंगे कि कंपनी आपको ओन कर रही है, आपको सिखाना चाहती है, आपके साथ सिंसियर है, और यानी कि आपके नज़र में, मतलब उसकी नज़र में आपकी वैल्यू है। एक अगर कंपनी किसी को हायर कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और उस तरह से अगर वो टैकल करते हैं आपको, तो उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है कि भाई हाँ, कंपनी आपसे कुछ चाहती है कि आप उसको समझें, बेहतर अंडरस्टैंड करें और उसके बाद उसमें काम करें। इस पे क्या कहेंगे, इस तरह से करने पर क्या आइडिया, आप लोगों का क्या आइडिया है कि इस तरह से होना चाहिए या सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में आपको पता होना चाहिए, जाना चाहिए? हेलो, सब सो रहे हैं क्या? ओ भाई उठ जाओ। एक बात, 17, 57 है। बिलाल, 19, दीपक, 20, 22, 23, यस सर। 23, सर बैठे हुए हैं सर। 24, यस 25। सर। यार इतनी मरी मरी आवाजें आ रही, क्या हो गया है? 25 सर। 30, 32, 33, 45 और 49।
बिलाल नहीं है, आई थिंक शायद बिलाल आया नहीं है आज। 57। सर आया हुआ हूँ। अच्छा है भाई, है ठीक। ठीक 59, 60 और 61। यस सर। सर ये अटेंडेंस लग रही है या ये वैसे ही कॉल आउट कर रहे हैं? ये मैं कॉल आउट कर रहा हूँ कि जिंदा हो गया बिल्कुल हो, तुम लोग की आवाज से लग ही नहीं रहा। क्या ज्यादा रोजे रख ली क्या अभी? अभी तो 13वां हुआ है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। उठ जाओ भाइयों। हाँ भाई, कंपनी में कैसा जो जेडी प्रोग्राम है, जो जेडी होता है मतलब ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, लोग कहते हैं ट्रेनिंग कहते हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि कंपनीज में जो है वो ज्यादा अच्छा है कि एक ही डिपार्टमेंट में बंदा रहे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके देखे उसके बाद उसको इंटरेक्शन हो, या ये ज्यादा अच्छी पॉलिसी कंपनी की? सर अलग जगह पे जाना चाहिए। हाँ, अलग जगह पे जाना चाहिए, अलग अलग जगहों पे अलग। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आपको जो मैंने डिफाइन किया कि एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितनी बड़ी है, या उसको उसका उसका आपको कैसे पता चलेगा जब आप नए जाएंगे? तो इतनी जल्दी तो अंदाज़ा नहीं होता। एक तो कुछ तो लोग नेट पे पढ़ लेते हैं, अब तो खैर काफ़ी डेटा अवेलेबल है चीज़ों का, वक्त के साथ साथ काफ़ी जो लोग एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनके बारे में पता होता है, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि आप क्या आप जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या रखना चाह रहे हैं, या जो आपका प्रोफेशन है वो किस किस्म का है। तो अब आइडिया हो जाता है, लिंक्डइन पे हमारे पास ऐसे चीज़ें हैं कि हम बंदे तो कम से कम पता चल जाता है। फिर ये कि जैसे हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ये आपको पता है, ये बहुत, हम इसे छोटा सा कहते हैं, यानी कि हर एक को पता है कि भाई कौन कहाँ पे काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, किस कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, हायरिंग कैसे होती है, हायरिंग का प्रोसेस कैसे है, कौन कौन उस पे पोजीशन पे में में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब जैसे देखिए, हम पीपीएल में जो है एक हमारे पास, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में या हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ये होता है कि प्रोडक्शन, रिजर्वायर और ड्रिलिंग का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये तीन मेजर डिपार्टमेंट है हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब पीपीएल में क्या होता है कि जो जो एक अलग इनका एनवायरमेंट, एक अलग डिपार्टमेंट कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास क्या है, वेल इंटरवेंशन का। उसमें वो क्या करते हैं कि जब भी कोई कंप्लीशन का काम आता है, यानी कि कोई वेल ड्रिल करते हैं या वर्क ओवर पे जाते हैं आप, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फील्ड के जो प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, जैसे सुई गैस हो गई या आदि हो गई, जो उनकी फील्ड है, कोड है, ठीक है, हाला है। अब जो यहाँ के जो बंदे प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, अगर कोई काम आता है, जैसे कंपटीशन का मैंने को पता है, ये वर्क ओवर जॉब है, कोई आपने दोबारा से परफोरेशन जॉब करनी है, या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करनी है, या वायरलाइन से कोई रिलेटेड का जॉब है, इसमें टाइम लगना है। ठीक है, तो जो है पीपीएल की ये पॉलिसी है कि वहाँ पे वेल इंटरवेंशन की एक टीम है, ठीक है, वो जाती है और वो जो है वो काम करती है। जबकि ओजीटीसीएल में क्या होता है कि जैसे और जो कंपनीज है उसमें ये है कि स्पेशलिस्ट नहीं होते, सिंपल जैसे कोई भी प्रोडक्शन इंजीनियर है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो अगर उसकी फील्ड पे काम आया है तो वो वही बंदा जो है उसको लीड करेगा, या प्रोडक्शन का इंचार्ज जो जो भी है वो वहाँ के इंजीनियर्स करवाता है। लेकिन पीपीएल में क्या है कि वेल इंटरवेंशन का अम, एक यूनिट है जिसमें कुछ लाख लोग काम करते हैं, 3 से 4 मैक्सिमम। तो उनकी एक टीम है बेसिकली, तो कभी भी कोई भी काम आता है कहीं भी किसी भी फील्ड पे, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव होता है, और वो फील्ड के लोगों को तंग नहीं करते हैं, मतलब वो अपने रूटीन के प्रोसेस करते रहें। लेकिन क्या होता है कि जो बाकी है, अ, ये डिपार्टमेंट जो है फिर वो काम करता है, जिसमें दो सलीते थे हमारे ज़माने में, और राजा कोटक और एक तला था। तो कहने का मकसद है कि हर कंपनी की अपने अपने पॉलिसीज हैं, तो वो उसका एक अपना काम करने का तरीका होता है। तो अगर आप उसको समझेंगे नहीं या आपको नहीं पता होगा,
तो उसमें आपको टाइम लगेगा, तो आप बेहतर अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। जी सर, ये मुइस का एक्सपीरियंस है, वो अक्सर ये चीज़ें डिस्कस करता था। मुइस ने पीपीएल में इंटर्नशिप की है, तो मोइस कहाँ है? क्या डिस्कस करते थे आपसे मोइस? क्या डिस्कशन की है आपसे इस बारे में? सर आधी अधूरी बातें बताता था। अभी आप पूछ रहे हैं, इससे शायद आपको सही एक्सप्लेन कर दे। अब मोइस या तो फंसा रहा है या तो भाई ये मजे ले रहा है, अब बता दो सर क्या ये करना फंसा है। रहा है सर, मुझे सर ये फंसा रहा है। तो तुमने पीपीएल में इंटर्नशिप की है? जी सर। कहाँ पे की थी बेटा? सर शाहपुर चाकर पे वेल पे। तो इनकी वेल इंटरवेंशन क्या 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 जॉब क्या थी, बताओ ना प्रॉपर क्या कर रहे थे? सर उस वक्त ड्रिलिंग चल रही थी, एक्सप्लोरेटरी फेज पे था वेल। हाँ, अच्छा, तो फिर तो टाइम लगा। फिर तुमने मतलब टीम ने फिर तो ड्रिलिंग जब तक है, ड्रिलिंग जब चल रही होती है तो उस वक्त तक तो जो है वो प्रोडक्शन का काम नहीं होता। ये लोग तब जी आते हैं सर। जब आपका जैसे वेल आपने हिट किया और आपको पता चल गया कि यार उसमें पोटेंशियल है, ठीक है। तो शुरू में तो कोई भी प्रोटेक्शन का काम नहीं होगा, जैसे बताए वो ड्रिलिंग का डिपार्टमेंट देख रहा होता है जब तक ड्रिलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो जब वो उस फेज में पहुंचते हैं कि यार हाँ अब हम नियर रिजर्वायर हैं और उसको हिट करने वाले हैं, देन ये लोग कॉल करते हैं कि भाई हाँ इतनी डेप्थ पे हो गया। क्योंकि देखिए ड्रिलिंग का एक प्रोसेस आप सबको पता है कि बीइंग ए पेट्रोलियम इंजीनियर कि ये प्रोसेस चलता है कि 3 महीने कहीं पे 4 महीने एक वेल को लग जाते हैं पाकिस्तान में, जो हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। उससे कहीं ज़्यादा भी लग जाते हैं, कोई फंस जाता है, कहीं कोई स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन ऐसा आ जाता है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई। तो जाहिर सी बात है आप पूरी टीम को पहले से एंगेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैसे ही जो है वो ऑफिस में बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं अपनी सारी प्रिपरेशन। जैसे जैसे उनको डेटा मिलता जाता है या उनके पास नॉलेज मतलब उसके बाद इंफॉर्मेशन आ रही होती है रोज़ाना, हर चीज़ शेयर हो रही होती है, जैसे बताएं टीम से, हर टीम से। तो फिर ये होता है कि जैसे ही वो करीब आता है टाइम कि भाई हाँ दे आर इन फाइनल स्टेजेस और नियर, तो फिर जो है ये एक्टिवेट करते हैं इस तरह से। बाकी उस वक्त तक क्या होता है कि जो जैसे अगर फील्ड अप्रेजल वाले या कोई और भी आप एक्सटेंशन पे जा रहे हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं वो जो फील्ड के हैं खासतौर पर, जैसे आदि में अगर रेग लगी हुई है, कोई नया वेल ड्रिल हो रहा है, तो उसकी टीम जो है वो जा रही होती है या उनसे मतलब काम के सिलसिले में नहीं, लेकिन एक तरह से इंटरेक्शन तो होता ही है कि कौन सी कंपनी काम कर रही है। तो वो लोग जो है अपनी जो जो प्रोडक्शन इंजीनियर है वहाँ पर, वो बेसिकली रोजमर्रा की कोई चीज़ हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई या कभी देखिए जो लोकल फील्ड है उसमें क्या होता है बेसिकली वहाँ पे यार्ड्स होते हैं हर जगह के ना। तो यार्ड में आपके पास इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे टूल्स होते हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ती है कोई जैसे पाइप्स हो गए, वेल्व्स हो गए या लाइन हो गई, लाइंस हो गई। कोई आपके पास देखें, एक तो प्रोसेस चल रहा है, दूसरी बात देखें हर फील्ड वाले को डेवलप करना पड़ता है पूरा जो है ना सिस्टम। जो आपने देखा होगा कि आपकी फ्लेयरिंग हो रही होती है, तो वो अंडरग्राउंड पहले जब ब्रेक लगती है तो सारे पाइप्स और सारी चीजें जो आपके पास एवापोरेशन पेट होती है उसकी लाइंस, तो 10 किस्म की तो लाइंस जो है वो पहले ले करते हैं अंडर जमीन के अंदर, ताकि वो जो भी आपके पास पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो उस पर भी टाइम लगता है। तो उसमें कभी कोई मसला आ गया, कोई टूल्स आ गए, कोई प्रॉब्लम नियर बाय, कोई फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो गई, एक साइड पे कोई इक्विपमेंट टूट गया या जो टूल है उसकी जरूरत पड़ गई, तो वो आपकी जो प्रोवाइड करी होगी वो जो आपके पास फील्ड है वहाँ पर, अगर वो डेवलप्ड है, पुरानी है, तो उसमें ऐसी बात है पूरा यार्ड होता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो एंगेज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बैक टू द पॉइंट। हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद चौथा पॉइंट था टू पुट इन प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट अडॉप्टेड टू सूट द साइज एंड नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ ठीक है। प्रोवाइड, इसमें ये है कि बेसिकली पुट इन प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, यानी कि हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, फायर सेफ्टी से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पीपीस हम हर एम्प्लॉय को दें, उसकी पर्सनल अपनी हो, उसके बाद आप उसका ख्याल रखें। उसके बाद आपके पास ये सब एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि आपका जब कोई भी बंदा इंडक्ट होगा, कोई आएगा, तो उसको पीपीस दी जाएंगी नई, न्यू। और
जब खुदा न खास्ता वो चेंज हो जाती हैं यानी कि डैमेज हो जाती हैं तो वक्त के साथ साथ आपको इशू करते रहें। तो ये सब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। प्रोवाइड एनी necessary personal protective clothing and equipment free of charge. Ensure that hours of work don't adversely affect employees' safety and health. ठीक है। अच्छा जी, अब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी ये भी है कि भाई आप जो हैं वो फंसी अभी आया बहुत लेट। फंसी अभी क्यों आ रहे हो बेटा 11 बजे? अच्छा जी, कहाँ थे हम पॉइंट? इंश्योर दैट द आवर्स ऑफ वर्क डोंट एडवर्सली अफेक्ट एम्प्लॉयज सेफ्टी एंड हेल्थ। यानी कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है एक तो वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपके पास जो शिफ्टों में काम हो रहा है या फिर प्रॉपर तरीके से जो भी 9 to 8 आवर्स आप डेली काम कर रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। 9 to 5 में कितने घंटे हो गए भाई? हेलो। सर ये तो सिंपल सी वो कैलकुलेशन है, ये तो मुइस भी बता देगा सर। तो 9 to 5 का मतलब जो है 8 आवर्स जो है वर्किंग, वो हमें हमें जो है वो एम्प्लॉय की तरफ होती है। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 40 आवर्स हो गए। ठीक है, ये आपके आम जो है वो टाइमिंग्स हैं। अब इसके अलावा कहीं कहीं शिफ्टें होती हैं 12-12 घंटे की, कहीं होती है 8 घंटे की, 3 शिफ्टें होती हैं। 8 to 8 24 घंटे हो गए। ठीक है, 8 और 8 16 और 3, तो कहीं शिफ्ट होती है 8-8 घंटे की। तो सुबह की शिफ्ट हो गई, मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, फिर आपकी इवनिंग एंड देन आपकी नाइट शिफ्ट। तो हर कंपनी के हिसाब से जो है वो डिफरेंट पॉलिसी है। ये अम, हमारी फील्ड में कितनी शिफ्ट होती हैं प्रोडक्शन इंजीनियर की या रिजर्वायर की या ड्रिलिंग से रिलेटेड जो काम कर रहा है? सर 2 भी होती है, 3 भी होती है। किस किस में पूरा डिफाइन करो ना। ड्रिलिंग में कितनी शिफ्ट होती हैं? तो वो कंपनी की पॉलिसी में होती है, कुछ 12-12 घंटे की शिफ्ट पे काम कर रहे होते हाँ, हैं और कुछ ड्रिलिंग का 8-8 जो भी। जो ड्रिलिंग है खास तौर पे हमारे यहाँ अगर जो ड्रिलिंग का जो हमारा शोबा है उसमें जो है वो 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। ठीक है, 12 आवर्स आपको अपने देने हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास कंपनीज हैं जैसे कि वेल इंफॉर्मेशन की कंपनीज जैसे वाइल्ड लाइन हो गई या सेल्फ लाइन हो, इसमें भी मैंने देखा है कि क्वाइल टॉपिंग में ये वैसे तो ये होता है कि इनकी भी इस तरह की शिफ्ट होती हैं। लेकिन वाइल्ड लाइन में और सिलेक्ट लाइन में जॉब कभी कभी होती है जो आवर्स पे डिपेंड करती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, क्योंकि सिलेक्ट लाइन और वाइल्ड लाइन एज अ क्विक जॉब ना। लेकिन जाहिर सी बात है अगर वाइल्ड लाइन में आपने कोई सर्वे करना है और उसकी डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने कंपनी की पॉलिसी, अब कंपनी पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से जो है वो उसको वो रिजर्वायर का डिपार्टमेंट हैंडल करता है। कोई भी कोई ऐसा हम लॉग रन कर रहे हैं या लॉगिंग में तो नहीं, लेकिन जैसे टेस्टिंग हम कर रहे हैं, तो अगर आप टेस्ट करना है तो हर 500 मीटर में आपने उसको रोकना है, स्टे करना है वहाँ पे कुछ देर, आपने जो है वो अ, उसकी रीडिंग लेनी है, नोट करनी है। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बेसिकली, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो और प्रोसेस के भाई वो किस तरह से आप कौन सा टेस्ट रन कर रहे हैं वेल में और कितनी आपको देर चाहिए, तो उसमें फिर डिफरेंट टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जो बात की गई कि वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियर है तो वो तो जब फील्ड पर है तो वो 24 घंटे के लिए जो है ऑन ड्यूटी है, क्योंकि रोटेशन सिस्टम में क्या होता है कि रोटेशन इसी तरह से प्लान करते हैं कि जब वो 21 दिन आपका 21-21 का रोटा है, तो ऑब्वियसली 21 दिन आप काम करेंगे, 21 दिन आप घर पे रहेंगे। तो जब आप 21 दिन जब से आपने फील्ड पे कदम रखा है, इन हुए हैं, तो फिर आप ऑन ड्यूटी हैं एवरी टाइम, एनी टाइम। कभी भी कॉल आ सकती है प्लांट से, कभी भी कॉल आ सकती है वेल साइट से, क्योंकि ये हमने भी फेस किया है कि भाई
अक्सर जो है वो प्रेशर ड्रॉप की वजह से जो है वो या आपने प्लांट पे क्योंकि देखें डिफरेंट वेल्स हैं ना, कुछ वेल्स हैं आपके ऑटोमेटेड वेल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्काडा सिस्टम लगा हुआ है। स्काडा का पता है सबको? हेलो, जो फील्ड पे गया उसको पता होगा स्काडा। मोइस, मुजम्मिल, इबाद, जी सर क्या? स्काडा क्या होता है? स्काडा सिस्टम। सर स्काडा जो है हमारे पास कंपनीज में यूज कर रहे हैं आजकल मोस्टली। ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जिसमें फुल फॉर्म तो सर अभी इसकी भूल गया हूँ। जिसमें सर हम जो है एक सेंट्रल प्लेस से कंट्रोल रूम से हम अपनी फ्लो वगैरह को जो है वहाँ पे कंट्रोल कर सकते होते हैं। जैसे कोई इरेगुलरिटी आती है फ्लो में तो ये जो है वहाँ पे अलार्म भी कर देता है। तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है एक। ठीक है, नॉलेज पूरी नहीं है तुम्हारे पास। मुजम्मिल या मोइस, दीपक, किसको पता है इसका? यार तुम लोग को ये नहीं पता अगर तो बड़ा गलत है। स्काडा सिस्टम नहीं पता किसी को? कोई बताया मुझे सही तरीके से। सर वो सुपरवाइजरी कंट्रोल करते हैं और डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं और वहाँ से मॉनिटर करते हैं ना। आपने देखा है इसको फील्ड पे? नहीं सर, हम सुई गैस गए थे ना, एसएसजीसी वहाँ पे था कराची टर्मिनल पे। अच्छा ठीक है, और कोई बंदा? मोइस तुमने देखा होगा फील्ड पे, पीपीएल की फील्ड पे या कहीं पे आप गए हो क्या तो देखा? मोइस कहाँ है? मोइस, यार सारे निकम्मे हो तुम लोग को, वो स्काडा का सिस्टम का नहीं पता इतना। होता तो यही है जो इसने डिफाइन किया, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए स्काडा। दीपक, तुम नहीं गए फील्ड पे किसी पे? सर गया तुम? कौन सी फील्ड पे सर गए थे? यही होता है सर, रियल टाइम डेटा को हम मॉनिटर करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं अपने इक्विपमेंट। हाँ, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम कहलाता है स्काडा। ये हर वेल पे हम इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब कंपनीज टू कंपनीज वेरी करती हैं कि सिस्टम इतना हैवी, मतलब एक तरह से एक्सपेंसिव है, तो ओजीवीसीएल के फील्ड पे तो शायद आपको कम मिले। लेकिन बेसिकली इसका मेन फंक्शन ये है कि आपने उसको फ्लो को कंट्रोल करना है एक अपने खास डिस्टेंस पे, यानी कि अगर आप प्लांट पे बैठे हुए हैं और आपको स्काडा लगा हुआ है तो आप किसी भी वेल को शट कर सकते हैं, शट इन कर सकते हैं, शट ऑफ कर सकते हैं उसके प्रोडक्शन को बेसिकली, तो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अब होता है क्या है, बेसिकली आपने प्लांट डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट किस्म के वेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी डिमांड, जैसे प्लांट की देखिए कैपेसिटी है, जैसे 1 लाख बैरल लेट सपोज कर लिया हमारे प्लांट की कैपेसिटी है, और अभी हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं सेफ्टी मार्जिन के हिसाब से, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 80 पे चला सकते हैं, ठीक है। 80,000 कह लें, या अगर 80 MMSCF लेट सपोज हमने 1 लाख की बात की, ठीक है, तो हम 1,80,000 बैरल पे या 80 हजार MMSCFD पे बात कर लेते हैं कि वो जो है वो लेट सपोज हमने हमारी एक उसकी रनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। कुछ की कैपेसिटी देखें, हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो हम नहीं कर सकते, जो उसका उस पर डिज़ाइन हुई हुई है, ठीक है, हम उससे कम ही रखते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपकी चीज़ें कंट्रोल में रहें। दूसरी बात ये कि भाई कि जो है वो क्या कह सकते हैं उसकी एग्जांपल, लेट सपोज कि 75 है या 80 उसकी कैपेसिटी है और वो चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये कि फ्लो हमने बढ़ाना है, कोई गवर्नमेंट का प्रेशर आया किसी भी तरीके से, क्योंकि होता है हमेशा, हम हर साल कभी कभी ये हुआ कि भाई हमें कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करनी है, अगर वो 60 पे चल रहा है तो उसको 75 पे लेके आना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने फ्लो रेट को चेंज करना है, ठीक है। फ्लो रेट चेंज करना है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आपने जो है अपना जो चोक साइज है उसको इंक्रीज करना है ताकि प्रोटेक्शन बढ़े, ठीक है।
जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली अब आपको किसी भी वक्त चाहिए, रात में कोई मसला हो गया, आपको गैस नहीं, जैसे आपको अक्सर देखा शट डाउन हो गया तो आपको गैस की ज़रूरत है या ऑयल की ज़रूरत है, तब आपने उसको प्रोड्यूस करवाना है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्काडा सिस्टम कंट्रोल करता है कि अब रात में कोई मसला आ गया या कुछ करना है, तो आपको ऑन ऑन टोज होना पड़ेगा, यानी कि आपको रात में जब कॉल आएगी कि भाई जिसके पास कार्ड अवेलेबल है वहाँ तो इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी को मैनुअल बढ़ाना पड़े, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है कि इंजीनियर ही भागेगा। तो वो इंजीनियर रात में 3-3 बजे, 2-2 बजे, 4-4 बजे भी निकलते हैं और उस आपने उस वेल साइट पे जाके बढ़ाएंगे ना, तो वेल साइट पे जाके बढ़ाएंगे तो वहीं से कंट्रोल होगी, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, वेल साइड वुमन जो होती है, देखिए ओजीडीसीएल में तो फायदा है, ओजीडीसीएल में शायद हो सकता है चौकीदार हो रखते हैं वो लोग, लेकिन हाउस कीपिंग के या कोई गार्ड होता है अक्सर ना, उससे करवा लेते हैं काम कहीं कहीं पे। अगर अभी आपको एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ ये जब जाएंगे तो पता चलेगा कि ओजीडीसीएल में जो है, जहाँ पे जो वेल साइट है वहाँ पे हर वेल पे एक चौकीदार होता है या फिर वो गार्ड होता है। तो वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि उसको जो है ना बता देते हैं कॉल करके, भाई इतना इसको जो है ना इंक्रीज कर दो। नहीं तो पीपीएल में क्या होता है, पीपीएल में गार्ड नहीं होता, आपको खुद जाना पड़ता है। तो अक्सर हम लोग क्या होता था कि रात में या कोई भी कॉल आती थी प्लांट साइड पे कि भाई इमरजेंसी में जाना है, तो अक्सर जो है अगर आप पीपीएल में होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जिस सिस्टम जहाँ पे स्काडा लगा हुआ है वहाँ पे तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, कुछ वेल होते हैं, कोई नए होते हैं, कोई पुराने होते हैं, जहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं होता। तो कभी कभी आपको निकलना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये था कि ड्यूटी आवर्स में आप 24 घंटे जब भी आप फील्ड में, खासतौर प्रोडक्शन इंजीनियर या रिजर्वायर ड्रिलिंग का, खैर आपको पता ही है कि वो सोसाइटी ऐसी है कि 24 घंटे आप जब होंगे तो काम पे होते हैं, शिफ्टों में होता है खैर। लेकिन प्रोडक्शन इंजीनियर्स क्योंकि कम होते हैं, हर फील्ड पे एक या दो तीन उनकी जिम्मेदारी होती है इसको मैनेज करना। समझ में आया? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? क्या आपको क्वेश्चन ही नहीं कर रहे तुम लोग? हेलो, सबके समझ में आ रहा है? ठीक है। To take measures to eliminate any extreme physical mental fatigue। अच्छा जी, इसका जो 6 पॉइंट है वो ये है कि ऐसे मेजर्स लिए जाएं टू जो कि दूर किया जाए, जो एलिमिनेट करे एनी एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल फटीग। यानी काम के दरमियान आपको स्ट्रेस ना हो किसी भी चीज़ का। अगर स्ट्रेस होगा तो आप पैनिक क्रिएट करेंगे। तो ऐसी किसी भी चीज़ को जो है वो वहाँ से जो है वो मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है, स्टे अप टू डेट विद नॉलेज इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द अबव। और आप अप टू डेट हो नॉलेज के हिसाब से, ताकि आपको कोई भी कंप्लाई करने में आसानी हो सके अबव चीज़ों को। अच्छा जी, इसमें द रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो अब इन्होंने क्या किया कि ईच कंट्री और रीजन हैज वन or more enforcement agency or authority responsible for enforcing health and safety law। भाई कुछ रीइंफोर्समेंट जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं हर मुल्क में, जो कि आपको पाबंद करेंगी कि भाई हर कंपनी को ऑडिट करेंगी या चेक करेंगी सर आप कि भाई स्लाइड आपके चेंज पास। कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हैजर्ड प्रिवेंशन पे रुकी हुई है। हाँ नहीं, ये स्लाइड पे से मैं नहीं बता रहा, अभी सिंपल है कि कुछ रूल्स थे वो बता रहा हूँ अलग से। ये अच्छा उसके हैं ये जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं उसमें से भी कुछ चीज़ें आपको लेके चल रहा हूँ निबॉश की। तो निबॉश की चीज़ों में से कुछ चीज़ें हैं वो, ये मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी अब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो। ठीक है, ये उसमें से चीज़ें हैं जैसे मोरल, आपकी फाइनेंशियल और लीगल ऑब्लिगेशन के बाद ये जो रूल्स हैं मैं वहाँ से इस दो जो है बता रहा हूँ। अच्छा, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एजेंसी का मैंने आपको बताया कि these agencies often provide advice or investigate workplace accident, take formal enforcement action to force employees to comply with the law, and start criminal proceedings against persons
or organization they believe have committed offenses। यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपको पता है कि क्या करती हैं। इस तरीके से हर मुल्क की जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं सेफ्टी के हवाले से भी। वो क्या करेंगी बेसिकली हर कंपनी को जो है वो पाबंद करेंगी, यानी कि ऑब्लिगेशन करेंगी कि भाई आपको सेफ्टी एंड और हेल्थ सेफ्टी के ये रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप नहीं करते तो फिर जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसको एक तो वो इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि वर्क प्लेस एक्सीडेंट को, इंसिडेंट्स को, और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के उसमें जो है वो अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन्स अगर दे बिलीव हैव कमिटेड ऑफेंसेस। अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसा ऑफेंस इन्होंने लगेगा कि भाई हाँ इन्होंने किया है, तो फिर वो उसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हैजर्ड प्रिवेंशन पर, जो कि स्लाइड्स में से है। हैजर्ड प्रिवेंशन में हमने हैजर्ड के बारे में पढ़ लिया था। अच्छा जी, ये ग्राफ स्लाइड चेंज हुई है आपके पास? एनीवन? यस सर। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो चीज़ है वो है एलिमिनेशन की, उसके बाद आती है बारी सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और बेसिकली एंड में पीपीज है। ये जो है वो ट्रायंगल है बेसिकली। इसको हम देखते हैं कि क्या बताता है एलिमिनेशन में क्या होगा। ये सबसे मेजर काम है ना, ये यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो एलिमिनेट करेंगे, जाहिर सी बात है चीज़ों को। किस तरीके से वो कैसे, इसका रोल क्या है। फिर सब्स्टिट्यूशन आएगी सेकेंड स्टेप में, फिर थर्ड में इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, फिर फोर्थ में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, और उसके बाद फिर पीपीज। ये पूरा एक ट्रायंगल है। अच्छा, इसको फॉलो किया जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि भाई किस तरीके से हमें जो है वो सेफ्टी को हम टैकल करेंगे, हैजर्ड हैजर्ड को कंट्रोल करेंगे। तो हैजर्ड कंट्रोल्स में सबसे पहले आ गया एलिमिनेशन ऑफ हैजर्ड, बेसिकली removing the source of hazards like excessive temperatures, noise और pressures. This is elimination. ये तीन टाइप की हो सकती है कि भाई कहीं किसी में जगह पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है वर्किंग एनवायरनमेंट, तो आप उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। कोई नॉइज़ पोल्यूशन है, कोई नॉइज़ बहुत ज़्यादा हाई है, उसको आप कैसे मिनिमाइज करेंगे। और प्रेशर को, तो सबसे पहला जो कंट्रोल किया गया हैजर्ड को कि भाई उसको एलिमिनेट करेंगे। आप सबसे पहले आपका काम क्या है, उसको एलिमिनेट करना है। सेकेंड में आता है आपका सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसिंग द पोटेंशियल हैजर्ड विद नो और लेस हैजर्डस। ठीक है, सेकेंड में आप क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस है स्टेप है, उसको आप रिप्लेस करेंगे द पोटेंशियल हैजर्ड विद नो, कोई भी उसका हैजर्ड ना हो या फिर कम हैजर्ड हो। एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूटिंग अ टॉक्सिक केमिकल विद अ लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक केमिकल। ठीक है जी, आप उसको रिप्लेस करेंगे या तो कोई हाई टॉक्सिक केमिकल है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। जो नॉन टॉक्सिक केमिकल है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद द थर्ड वन इज द इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। पहला वाला एलिमिनेशन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन है, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है बेस्ड ऑन सेफ डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम डिजाइन करते हैं कि भाई इंजीनियरिंग एक, जो हमारे पास जो प्रैक्टिसेस हो इंजीनियरिंग के हिसाब से हमने सही काम किया है, लेकिन जो वर्क प्लेस हमारे पास हो, जो इक्विपमेंट हो, ऐसी बात है जो इक्विपमेंट और मशीनरी है उसको हमने सही तरीके से ऐसे जो है उसको इंस्टॉल किया हो। और जो भी मशीनरी है या इक्विपमेंट है उसमें जो है वो वहाँ पे काम करने की जगह सही हो, प्रॉपर हो, यानी कि उससे मुराद है कि आप खड़े सही हो सकें वहाँ पे काम करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ें उल्टी सीधी फैली हुई ना हो। तो वो आपको बेसिकली इंजीनियरिंग कंट्रोल से मिलेगी। डिजाइनिंग जनरल वेंटिलेशन with sufficient fresh outdoor air to improve the indoor air quality and generally to provide a safe, हेल्पफुल एटमॉस्फेयर। एक ऐसा एटमॉस्फेयर आप प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉय को ताकि वहाँ पर उसको
प्रॉब्लम ना हो। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फोर्थ वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है, बेसिकली बेस्ड अपॉन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय एक्सपोजर टू हैजर्ड्स दैट इंजीनियरिंग कंट्रोल्स फेल टू एलिमिनेट। अब जो आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल्स से एक वर्क स्टेशन को या वर्क प्लेस को अच्छा बनाया बेसिकली, ताकि वो हैजर्ड से जो है उसका ताल्लुक ना रहे, कम से कम हो इंटरेक्शन। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से उसको और कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग अ सेफ वर्क प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जॉब प्रोसीजर्स एंड एडजस्टिंग वर्क शेड्यूल्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एसओपीस क्या होती हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी एसओपीस से क्या मुराद है? हेलो, are you people listening? सर प्यारे कुछ बच्चों, प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और कोई? फोर्टी, फोर्टी का है? फोर्टी, 41, 42 की तो आवाज आई थी। बाकी सब सो रहे हैं अभी, सबको मैं। फंसी का है? फंसी, फंसी मॉडलिंग कर ली? तो भाई क्या हो गया? सब है या नहीं है? 01, 02? यस सर 02। जी 02। अच्छा 01 का है, फंसी नहीं है क्या? फांसी को मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, नहीं तो आप दो मुझे। अब मैं सबकी हाजिरी लगाता सर हूँ वरना फोर्टी भी मसला होगा। प्रेजेंट है, लेकिन वो गिलगित में है ना, तो उसका नेटवर्क नहीं चल रहा है, उसकी आवाज नहीं अच्छा, ये फंसी का है 01? फंसी तो कराची में है। नहीं पता। काशिफ 40 है, उसका गिलगित में नेटवर्क नहीं चल रहा है, लेकिन उसका व्हाट्सएप चल रहा है, वो आपकी आवाज सुन सकता अच्छा, ठीक है। समीउल्लाह का है? समीउल्लाह सब, समी 60। यस सर, यस सर, आवाज आ रही है बेटा मेरी? 44। यस सर, यस सर। एसओपीस क्या होता है? सर ये हर कंपनीज की कुछ वो होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको जो है जो उसके वर्कर्स होते हैं वो अपने काम को सही चलाने के लिए सही तरीके से उसको अपने जो क्या होते हैं मशीन्स होते हैं और जो भी प्रोसेस होते हैं उसको बेहतरीन तरीके से और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो फॉलो करने पड़ते हैं वो इसी फीस कहलाते हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं। हम्म, देखिए ठीक है आपने। बेसिकली होता क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं,
या कोई भी आप मशीन पे काम करें तो बेसिकली एसओपीस हम जो है डिफाइन करते हैं। एसओपी से मुराद ये होती है कि भाई कोई भी डिज़ाइन की जाती है और बताई जाती हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बेसिकली ये हैं यही कि आप कोई भी काम करें तो उसको किस तरीके से अंजाम देंगे। अच्छा, अब जैसे कोई भी आप रिजर्वायर में जॉब कर या फिर आप वर्क ओवर की जॉब करें तो बेसिकली प्लान आता है हेड ऑफिस से कि आपने किस किस तरह से इसको एंगेज करना है, कोई भी जॉब को डन कैसे करना है। तो एसओपीज हर जगह पे होती हैं, हर चीज़ में होती हैं। कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का नाम से जैसे ज़ाहिर है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको कोई भी काम करने के लिए आपने किसी मशीन पे या किसी इक्विपमेंट पे वो आपने फॉलो करना है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि भाई आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप पहले कैसे उसको किस तरीके से आप उसको स्टार्ट करेंगे और उसको डन करेंगे। तो एसओपीज बहुत ज़रूरी हैं, हर एक को फॉलो करने चाहिए। तो करने ही पड़ते हैं और चाहिए भी, ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो बेसिकली आप कोई ना कोई स्टेप मिस कर देंगे जिससे जो है फिर आपके रिजल्ट पे जो है वो इफेक्ट होगा। तो एसओपी ज़रूर फॉलो करनी है। तो जैसे बात की गई कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ज़रिए वो एसओपीज को फॉलो करवाना है, ठीक है। उसके बाद आता है पीपीईज जो हमारा लास्ट है कि स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग और इक्विपमेंट worn बाय एन एम्प्लॉई फॉर प्रोटेक्शन against infectious material. The use of PPE doesn't control the hazard itself, but works as a barrier between the employee and the hazard. तो PPE से बेसिकली वो क्या है कि वो हैजर्ड को रोकेगा नहीं, कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा एक बैरियर होगा बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द हैजर्ड। फिर क्या काम आपने करना है तो हैजर्ड तो है हर जगह पे, उसको आपने कैसे मिनिमाइज करना है, आपने इसको फॉलो करना है कि जो आपको बताएगा कि कुछ कंट्रोल्स आपने करने हैं, मेजर्स करने हैं जिसकी वजह से वो आपका हैजर्ड जो है वो मिनिमाइज हो सके। वो कैसे होगा, वो 5 हमने बताया। एलिमिनेशन ऑफ, एक तो हैजर्ड होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है, चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पांचवा हम उसको पीपीस की मदद से जो है हैजर्ड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस हैजर्ड कंट्रोल? नो। नो क्वेश्चन, ओके। एक पिक्चर है बेसिकली सी अ हैजर्ड रिपोर्टेड, ठीक है। तो ये हर एम्प्लॉय के लिए बेसिकली कि आपने कोई भी जो है वो हैजर्ड देखा तो आपने उसको क्या करना है, उसको आपने बताना है और रिपोर्ट करना है, ठीक है जी। हैजर्ड कम्युनिकेशन, हैजकॉम, ये क्या है बेसिकली एक कंपनीज में हर डिफाइन है कि know what chemical you are using and what the label says about using it. If you put a chemical in another container, be sure to label it. Basically, आप खासतौर पे किसी लैब में काम कर रहे हैं, किसी वर्किंग कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हैजर्डस मटेरियल है या केमिकल है, उसके लिए लेबलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लेबलिंग सही से नहीं की तो कोई भी अननोन पर्सन जो होगा या कोई भी बंदा है, भले वो उस जगह पे काम भी कर रहा है, अगर आपने उसको लेबल नहीं किया तो वो कैसे पता चलेगा, वो हर जगह वो स्मेल करके तो नहीं बताएगा। तो लेबलिंग खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे केमिकल्स जो हैं वो कलर उनका नहीं होता, वो सेम होते हैं बेसिकली। आउटडोर भी कहीं-कहीं पे जो है वो डिफरेंट होती है और कहीं पे भी आपने देखा होगा कि वो आप एक जगह पे ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारी स्मेल्स हैं और वो आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपके जो सेंसेस हैं वो ही ख़त्म हो जाते हैं, तो आप कोई भी चीज़ जो है वो आपको स्मेल ही नहीं आती। ऐसा कभी देखा है आपने? कहीं सुना है?
इंडस्ट्री में खास तौर पर? कोई मुझे बताएगा? कहीं किसी ने एक्सपीरियंस किया है अपने सराउंडिंग्स में कि जैसे आपको पता है कि अगर कोई प्लांट साइट पे गया हो, आपको पता है वहाँ पे नॉइस कितनी होती है, खासतौर पे जो प्लांट हमारा स्वीटनिंग या डिहाइड्रेशन कॉलम है, या फिर आप अर्ली प्रोडक्शन फैसिलिटी है, या फिर आप रिफाइनरी चले जाएं, तो उसमें इतनी नॉइस होती है कि जाहिर सी बात है जो बंदा उसका ख्याल नहीं रखेगा तो वो कुछ अरसे बाद अपनी लाइफ में वो आवाज़ में सुन सुन के उसको जो है वो लिसनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसको इतनी आदत हो गई है उस एनवायरनमेंट में रहने की, और वो खास तौर पे क्या है, वो उसके डैमेज करेगी उसकी सेंस को। इस तरीके से स्मेल का भी यही है कि अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, खासतौर पे केमिकल्स में, जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के लेबॉर्ट्री में आपका ताल्लुक किसी एसिड, जहाँ पे जो मतलब एसिड पड़े हुए हैं, केमिकल्स हैं, सर्फेक्टेंट्स हैं, उससे क्या होगा कि अगर आप उसको यूज टू होंगे या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो कुछ देर के बाद आपको स्मेल ही जो है वो किसी चीज़ की नहीं आएगी, मतलब वो आप क्योंकि आपका काम ऐसा होगा, ये सारे जो है वो इश्यूज हैं जो कि काफ़ी लोग जो है वो डील करते हैं, खासतौर पे अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे गॉगल्स की ज़रूरत है, आँख का मसला है, अगर आपकी की वो जो है वो आई साइट वीक हो सकती है, खासतौर पे आपने वेल्डिंग साइट पे देखा होगा कि आपको ऊपर जो है वो उनके गॉगल्स लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव। कहीं पे आपने देखा हो कि डस्ट होती है, किसी का मशीन पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो डस्ट काफ़ी है उस एनवायरनमेंट में, तो अगर आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे खास, तो वो फिर आपकी हेल्थ पे जो है वो इसका इफेक्ट आएगा। तो नॉइस पोल्यूशन हो गई, केमिकल्स के हिसाब से बात हो गई कि लिसनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और आई साइट वीक होना, ये सब ज़िंदगी के जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंसान की, ज़ाहिर सी बात है। तो ये इफ़ेक्ट ना हो, इनको डैमेज ना हो, तो ये आपको हमेशा ख़्याल रखना है। आप भी जब भी जाएँ, तो आपको केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्री में कि यार नॉइज़ आ रही है, आपने कोई मसला नहीं है, या आप गॉगल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, लोग कुछ जो है यूज़ नहीं करते। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आप के साथ नुकसान कर रहे हैं, कि आगे चल के उस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, खासतौर पे ब्लास्टिंग होती है, सैंड ब्लास्टिंग होती है। ये डिफरेंट, ये जो आप पाइपिंग का जो वर्क है बेसिकली वेल्डिंग साइड का, ये कुछ फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे बंदा काफ़ी जो है वो अगर एहतियात नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, खासतौर पे रेडियोग्राफी में। जैसे पाइपिंग की जब हम इंस्टॉल करते हैं पाइपिंग को, जब वेल्डिंग होती है तो हम बेसिकली उसमें रन करते हैं कुछ रेडियो एक्टिव, तो वो अक्सर जब भी हो रही होती है रेडियोग्राफी, तो आपको वो साइट पे को जो है वो कुछ लोग जो उनकी टीम होती है सिर्फ वही उस साइट पे होती है, बाकी सबको वो एवेक्यूएट कर लेते हैं, ठीक है, आपको जाने नहीं देते जितनी देर जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है। तो बेसिकली आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, खासतौर पे हमारी इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो इसीलिए सेफ्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, और आपको भी करनी चाहिए, पड़ेगी बल्कि, ज़रूरी है। उसके बाद आता है हेस्कॉम में नो वेयर द मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट इज फॉर हैजर्डस केमिकल दैट यू आर यूजिंग। अच्छा, एमएसडीएस है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी बेकायदा, हर मट क्योंकि ये बेसिकली आपको इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपके पास क्या क्या चीज़ें, मटेरियल कौन कौन से अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पर उसकी प्लेसमेंट हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमएसडीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। कौन सा मटेरियल कब आया है, कितनी क्वांटिटी में पड़ा है, कितना उसका यूजेज है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे एसिड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे हम केमिकल्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं सेंसिटिव या हैज़र्डस, जो कि उनको प्रॉपर लेबलिंग के साथ रखना ज़रूरी है, प्रॉपर उसकी जो है वो प्लेसमेंट होती है ख़ास तौर पे।
और जो जो काम कर रहे हैं लैब में उस जगह पे, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो उनको सेफ रखें और वो एक्सपोज ना हो ज़्यादा। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बेसिकली क्या होती है? प्रिपेयर्ड बाय अ केमिकल्स मैन्युफैक्चरर और importer to provide detailed information about the chemical characteristics, potential hazards, and methods for safe use, handling, and storage of material. बेसिकली जो भी केमिकल्स हैं, खासतौर पे जो कि पोटेंशियल जो हैजर्ड्स हैं हो सकता है, तो उनको वो क्या करती है? मेथड्स फॉर सेफ यूज, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। ये आपको प्रॉपर MSDS को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपकी ये चीज़ें हैंडल हो सके। सेक्शन 1 इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें आप ज़ाहिर सी बात है आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, लेबल करेंगे, भाई ये चीज़ है मेंशन, ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में है और इसकी क्या टॉक्सिसिटी लेवल है। सेक्शन 2 में आएगा हैज़ार्डस इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है? ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फिजिकल डेटा, फायर एंड एक्सप्लोरेशन हैज़ार्ड डेटा। जहाँ भी फायर का ताल्लुक हो सकता है, जहाँ पे फायर हो सकती है, वो आपको इंडिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर आप उस एहतियात करें। नंबर 5 सेक्शन इज़ द हेल्थ हैज़ार्ड, कि उसके नतीजे में आपको क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इलनेस हो सकती है। नंबर 6 इज़ द रिएक्टिविटी डेटा, कि उसके रिएक्ट करने की जो है वो कितना जो है वो टॉक्सिक है या नहीं है, उसकी रिएक्टिविटी है, नहीं है, कितने क्या चीज़ अफ़ेक्ट कर सकती है, किस चीज़ पे अफ़ेक्ट करेगी, किसी की नज़रों पे अफ़ेक्ट हो सकता है, आईसाइट पे, किसी को स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रिएक्टिविटी का डेटा बेसिकली वो बताएँगे कि भाई उसका क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नंबर 7 स्पिल एंड डिस्पोज़ल प्रोसीजर्स, अगर कोई चीज़ मिसहैंडलिंग के तौर पे वो स्पिल हो गई या लीकेज हो गई किसी भी जगह से, उस वक़्त उसमें कौन-कौन से उसको किस तरह से हैंडल करना है और उसको डिस्पोज़ कैसे करना है। ये प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो आपने SOPs के ज़रिए बताना पड़ता है कि भई अगर खुदा ना ख़ास्ता ऑयल स्पिल हो गया तो क्या करेंगे? कोई केमिकल स्पिल हो गया तो हम इसको किस क्या-क्या स्टेप्स से रिकवर करेंगे। नंबर 7 8 इज़ द प्रोटेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में बताया जाएगा कि आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरेज प्रिकॉशंस, ये वही बात है कि आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है। एंड मिससेलेनियस इन्फॉर्मेशन सेक्शन 10 में आई। तो MSDS जो है वो पूरी प्रॉपर एक सेक्शन वाइज़ जो है वो डिफ़ाइन होगी कि भाई क्या चीज़ है, कैसे करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। अगर इन केस उसकी क्या टॉक्सिसिटी लेवल है, हेल्थ के जो हैज़र्ड्स हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं इसके अंदर। अगर इन केस स्पिल हो गई तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको डिस्पोज़ कैसे करना है, कहाँ पे करना है। आप ऐसे खुले एनवायरनमेंट में उसको नहीं फेंक सकते क्योंकि देखिए कंपनी के बाहर भी एक दुनिया है, एक एनवायरनमेंट है जिसको आपने सेफ रखना है। कंपनी के प्रेमिसेस में आपने नहीं किया, उनने आपको ना ऐसा कोई लीकेज हो जाती है या फिर कोई डैमेज हो जाता है, तो आप उसको फिर क्या करेंगे, वो सारे प्रोसीजर आपको डिफाइन करने हैं। हेस्कॉम का नेक्स्ट जो है वो ऑलवेज़ वियर द प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स व्हेन हैंडलिंग एंड यूजिंग हैज़ार्डस मटेरियल। ठीक है जी। If you are unsure about the correct use of any chemical, ask your supervisor for additional instructions. अगर आप जो है वो अनश्योर हैं किसी भी चीज़ को कि भाई ये आपसे हैंडल नहीं हो सकती या इसका क्या प्रोसीजर है, तो आप अपने जो है वो सुपरवाइज़र से जो है वो या सीनियर्स जो भी हैं, आपके इमीडिएट बॉस है या कोई भी सुपरवाइज़र है, उससे आप एडिशनल इंस्ट्रक्शंस जो है वो ले सकते हैं, लेनी भी चाहिए। अच्छा, अब आ जाता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या है? Housekeeping is what is housekeeping? General care, cleanliness, orderliness, and maintenance of a workplace or property is called housekeeping.
भाई हाउस कीपिंग जो है वो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऐसी सफाई सुथराई हर चीज़ को आप सॉर्ट करेंगे, रखेंगे प्रॉपर हर जगह पर जहाँ पे उसकी जगह है, उसको मेंटेन करेंगे। एंड मेंटेनेंस ऑफ अ वर्क प्लेस और प्रॉपर्टी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है वर्क प्लेस की, और प्रॉपर्ली वो आपकी कोई भी चीज़ आपके फैली ना हो। आप घर में भी बेसिकली अपने रूम को हाउस कीपिंग करते हैं, बेसिकली ये कि भाई जो जगह जिस चीज़ की जगह है वहाँ पर ही वो रखी जाए, प्लेस हो, ठीक है। Housekeeping is everybody's responsibility and it requires all of us to keep the workplace clean, tidy, and organized so it's safe to work in. Housekeeping सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी की जिम्मेदारी है, ठीक है। And it requires all of us to keep the workplace clean. ये बेसिकली जो है वो क्या करेगी कि वर्कप्लेस को क्लीन रखा जाए, टाइडी रखा जाए एंड ऑर्गेनाइज सो इट्स सेफ टू वर्क इन। Good housekeeping means having no unnecessary items about and keeping all necessary items in their proper place. जो हाउसकीपिंग का तीसरा मकसद है वो ये है कि कोई भी अननेसेसरी आइटम्स जो है वो अपनी जगह पे जो है या कहीं पे भी वो ना हो, बल्कि कीपिंग ऑल नेसेसरी आइटम्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। बेनिफिट्स ऑफ गुड हाउसकीपिंग, इट बस है सर आज एलिमिनेट्स। के लिए सर। हेलो जी बेटा, नहीं समझ में आ रहा, पूछे। सर बस है सर आज के लिए सर। बस कर दें बेटा, अभी तो आधा घंटा पूरा पड़ा है, पौना घंटा पड़ा है। सर 1 घंटा सर 25 मिनट हो रहे हैं सर। 1 घंटा 25 मिनट कहाँ हो रहे हैं? सर वो एक ऊपर वहां घंटा पे टाइम शो हो रहा है सर। ये कौन बोला? बेटा अभी 11:50 हुआ है, 12:30 बजे तक क्लास है ना। चलो हम एक टॉपिक कवर कर लें, फिर देखते हैं कितना टाइम हो। इसमें एनी क्वेश्चन किसी को पूछना है तो भाई पूछ सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड हाउस कीपिंग? एलिमिनेट्स एक्सीडेंट्स एंड फायर हैजर्ड्स। जो अगर हाउस कीपिंग आप अच्छी की होगी आपने तो ये एलिमिनेट कर देती है एक्सीडेंट एंड फायर हैजर्ड्स को। मेंटेन सेफ हेल्दी वर्क कंडीशन। अच्छा, ये मेंटेन करती है बेसिकली सेफ एंड हेल्दी वर्क कंडीशंस। भाई इसमें क्या आ जाता है कि बेसिकली आपने जो है वो प्रॉपर जो है अपने वर्क प्लेस को, जो काम करने की जगह है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई इक्विपमेंट जो है वो हर जगह पे वेल प्लेस जो प्रॉपर उधर स्टैंडिंग की जगह हो, आने जाने के प्रॉपर जगह हो। अगर कम है तो भी आप उसको देख के कुछ ऐसी ना निकली भी हो कि भाई उससे आप इंजर्ड हो सकें। मेंटेन सेफ हेल्दी वर्क कंडीशन, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा हो, यानी कि उसमें वेंटिलेशन अच्छी हुई हो, कहीं का ऐसा ना प्रॉब्लम हो कि कन्फाइंड स्पेस हो और वहाँ पे प्रॉपर जो है, अगर कन्फाइंड स्पेसेस भी हैं अगर आपकी जगह पे, कन्फाइंड स्पेसेस बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो डार्क होता है और वहाँ पे ज़्यादा जो है वो प्रॉपरली, यानी कि आप हवा का और उसका इश्यू होता है। तो कहीं कहीं पे कन्फाइंड स्पेस अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली उसकी जो है आपको रोशनी होनी चाहिए, उधर लाइटिंग प्रॉपर हो जब भी आप जाएँ, तो बेसिकली वर्क परमिट जो है वो इश्यू होगा। वर्क परमिट हम बात कर चुके थे कि वर्क परमिट 3-4 किस्म के होते हैं। हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट एंड कन्फाइंड स्पेसेस का, बेसिकली ये 3 मेजर मुझे पता है और मैंने इन पर काम भी किया हुआ है। बेसिकली हाउसकीपिंग अगर अच्छी होगी तो सेव टाइम्स, मनी, मटेरियल, स्पेस एंड एफर्ट जो है वो ये सब चीज़ों की बचत होगी। टाइम की बचत होगी, ज़ाहिर सी बात है, कोई
कोई अनप्रोडक्टिव टाइम नहीं होगा, ठीक है, कोई आपको एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई नियर मिस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है हर कोई आएगा अपने प्रॉपर टाइम पे काम करेगा और उसको फायदा होगा। दूसरी बात है मनी, मटेरियल्स, स्पेस एंड ऐसे होते मनी लॉस नहीं होगी साइड से, तो कॉस्ट है वो इनकर नहीं होगी, मटेरियल डैमेज नहीं होंगे, स्पेस खराब नहीं होगी और एफर्ट भी नहीं लगेगी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, जो हाउसकीपिंग का एक और बेनिफिट है वो क्या है कि इट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बातें बढ़ जाएगी और क्वालिटी। बूस्ट मोरल, मोरल से मुराद ये कि भाई हर किसी को ये होगा कि भाई हम जहाँ पे जा रहे हैं सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई आपने अपना काम किया और आप वापस आ रहे हैं सेफ एंड साउंड, हेल्थ के कोई इश्यूज नहीं है, इलनेस नहीं है, आपको फटीग नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो बेसिकली आपका जो मोरल होगा वो हाई होगा। रिफ्लेक्ट्स अ वेल रन ऑर्गेनाइजेशन, जो हाउसकीपिंग अच्छी कर रही है, हैजर्ड्स को रिमूव कर रही है जो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे क्या हो गया, वो एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है और वो केयर करती है अपने एम्प्लॉयज़ की, और वो जो है वो इट रिफ्लेक्ट्स अ वेल रन ऑर्गेनाइजेशन, जो यानी कि जो मैनेजर्स और जो उनकी टीम है टॉप की वो केयरफुल है। अच्छा, इससे क्या होगा कि हाउसकीपिंग से लेस एक्सीडेंट्स अकर होंगे, लोअर इंजरी रेट, लोअर एक्सीडेंटल कॉस्ट एंड मनी सेविंग। सेविंग टाइम इज इक्वल टू सेविंग मनी एंड ऑन टाइम डिलीवरी। ऐसे होते जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका वर्किंग टाइम है वो हर कोई आएगा अपनी जगह पे काम करेगा, तो जो भी आपके ऑर्डर्स हैं या जो भी आपकी शिपमेंट्स हैं या जो भी आपका ड्यू काम है वो वक्त पे होगा और उससे ऑन टाइम डिलीवरी होगी, तो कोई हर्डल्स नहीं आएंगे। बिफोर एंड आफ्टर हाउस कीपिंग, ये जो ऊपर की जो चीज़ें हैं ये बेसिकली किचन का और रूम का बताया गया है। अगर इसमें देख रहे हैं आप कि हाउसकीपिंग नहीं हुई हुई तो ये हाल है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ आपने क्या चीज़ रखी है, आप कैसे कोई चीज़ को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। लेकिन अगर आपने हाउसकीपिंग की हुई है किसी भी जगह की, तो बेसिकली फिर उसकी जो कंडीशन है वो इस तरीके से होगी। इसमें ये है कि ईच एंड एवरीथिंग जो है जिसकी जगह है वो प्रॉपरली वहाँ पे प्लेस है, आपको कोई चीज़ ढूंढने में मुश्किल नहीं है, आपको कोई इशू नहीं आएगा एक्सीडेंट का या नियर मिस का। जैसे कि केस इन दिस केस इस रूम की आप कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ पुअर हाउसकीपिंग, सीरियस इंजरीज और डेथ इफ वर्कप्लेस एंड इमरजेंसी एक्सेस आर ऑब्स्ट्रक्टेड। आपने खास तौर पे बड़ा ख्याल रखना है कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर आपकी हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उससे सीरियस इंजरीज हो सकती हैं और डेथ भी हो सकती है। इफ वॉकवेज वो होते हैं जो भी कोई भी इक्विपमेंट पर चढ़ने के लिए, कोई भी इक्विपमेंट पे में या कोई काम करने की जगह पे वॉकवेज बने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप आएंगे जाएंगे या फिर कोई भी जो मजदूर हैं या लेबर है हमारी वो उस जगह पे काम कर रही है, तो बेसिकली अगर वो सही होंगे, अगर सही नहीं होंगे तो बेसिकली उसमें इंजरीज का भी खदशा है और डेथ भी सकती है। तो इसलिए आपने वो जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है इसको जो है वो सही रखने के लिए। पुअर हाउसकीपिंग आउटकम्स स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स, इसमें स्लिप होने के चांसेस हैं, ट्रिप यानी कि ट्रिपिंग का मतलब है कि वो गिर गए और आप गिर भी सकते हैं नीचे हाइट से पे काम कर रहे हैं, अगर आप उसकी ठीक प्रॉपर नहीं हाउसकीपिंग होगी तो ऊपर से खुदा ना खासा कोई टूल आपके ऊपर गिर जाए, अगर आपने सेफ्टी इक्विपमेंट पहने हुए तो बचा तो जाएगी, अगर नहीं हो तो खास तौर पे इंजरी हो सकती है। फायर, आग लग गई, इंजरीज फ्रॉम एक्टिकल प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। कोलिजन्स एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने आपकी बात की भाई आप टकरा सकते हैं, और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऊपर से कोई आप काम कर रहे हैं और वो किसी के टूल लेबर का से टूल छूट गया या कोई चीज़ आपने प्रॉपर नहीं पहनी हुई, तो ऑब्वियसली केयर करनी पड़ती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ओ भाई क्या हो गया, सब सो गए क्या?
ऐड कर दें, क्लास खत्म कर दें, फिनिश। यस सर। यस सर। यार किसी का मूड ही नहीं पड़ेगा। और फिजिकल क्लासेस में चलो पढ़ेंगे। वाह वाह, चलो ठीक है। एक सेकंड, अटेंडेंस सबने मार्क कर दी? ठीक है, मैं यस अटेंडेंस सर। डाउनलोड भी कर लेता हूँ। मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर लिया तो ठीक है। ठीक है, सही है। टुडे एंड करता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। और कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ देगा, मैं ये स्लाइड शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है ग्रुप। अल्लाह हाफिज।